एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर और एक बार पुनः उपस्थित हम आपके बीच में एक नई श्रृंखला एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको यहाँ इंगित हो रहा है यह प्रैक्टिस सेट 21 है और ये 21 यानी इससे पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए हैं। यह हो सकता है आपको इसकी सारी सुविधा नहीं मिल पाई हो, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट 21 उस श्रृंखला का है जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जो हमें हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो हमारे पेड कोर्स से जुड़े हुए हैं बड़े ही न्यूनतम राशि पर, जिन्हें हम इसके बिहाफ पर नोट्स, PDF, स्क्रीन वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने अपने यूट्यूब व्यूअर्स को भी कुछ न कुछ समय से कुछ न कुछ बताते रहते हैं और उसी श्रृंखला में उपस्थित हैं यहाँ इस प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रैक्टिस सेट में उन 6 इकाइयों के तहत प्रश्नों का चयन किया जाता है, जिसमें 4 से 5 प्रश्न निश्चित तौर पर प्रत्येक इकाई से ली जाती है। और यह प्रैक्टिस सेट, जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, वह आयोग के पाठ्यक्रम के अनुकूल होते हैं। शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आर्टेमिस के तहत। आप प्रश्नों को ध्यान से सुना करें, क्योंकि मेरे प्रश्नों में ही एक प्रश्न छुपा होता है और एक उत्तर भी छुपा होता है। अब आप देखें, प्रोजेक्ट आर्टेमिस के तहत किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नोकिया कंपनी को चंद्रमा पर 4G नेटवर्क बनाने का काम सौंपा है। अब यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है प्रोजेक्ट आर्टेमिस, यानी कि यह जो पूरी श्रृंखला है वह किसके लिए है? प्रोजेक्ट आर्टेमिस के लिए है। और यह प्रश्न कर रहा है कि 4G नेटवर्क बनाने का काम किसको सौंपा है? 4 अंतरिक्ष संगठन यहाँ दिए हुए हैं, जापान का, भारत का, अमेरिका का। और आपको बताना है कि यह किसके द्वारा सौंपा गया है, किस अंतरिक्ष, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा सौंपा गया है। यहाँ तो इसका सही जवाब होगा नासा के द्वारा। दोस्तों, दरअसल नासा का टारगेट 2024 तक इंसानों को फिर से चंद्रमा पर ले जाने का है। इसी के लिए वह प्रोजेक्ट आर्टेमिस पर काम कर रहा है। और वहाँ पर जब लोग जाएंगे तो वहाँ पे लोग बहुत दिनों तक रहेंगे, और जो कि बहुत दिनों तक रहेंगे तो उन्हें सेलुलर नेटवर्क की ज़रूरत होगी। और जब सेलुलर नेटवर्क की ज़रूरत होगी तो उसके लिए उसने नोकिया कंपनी को यह बात कही है कि वह अपने ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत वहाँ पर वायरलेस व्यवस्था करे, जिससे कि वहाँ को लोगों को, वहाँ पे जो लोग प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करेंगे उनको नेगोशिएशंस करने में आसानी हो। क्योंकि हम चंद्रमा पर जब काम करेंगे तो उससे बहुत सारे कार्य करने में इससे हमें मदद मिलेगी। तो नासा इस तरह का कार्य कर रहा है और इसके लिए उसने नोकिया कंपनी को हायर किया है। नोकिया कंपनी, जिसके बारे में आप विल निश्चित रूप से जान रहे होंगे, क्योंकि नोकिया एक रिनाउंड कंपनी है। अब यह प्रश्न और भी हो सकता है कि नोकिया किस देश की कंपनी है, तो हम आपको बता दें कि नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड जो एक यूरोपियन कंट्री है। तो इस तरह से पहले का बी नासा सही जवाब हुआ। इसके अंतर्गत आपने बहुत सारी बातों को जान भी लिया। आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आने वाली कौन से युद्धपोत को अक्टूबर 2020 में इंडियन नेवी में शामिल किया है? दोस्तों, अब आप ये देख लीजिए कि यह इस तरह की टेक्निक बनी है कि इसमें स्टील्थ और एंटी सबमरीन तकनीक से लैस ये मिसाइल है, यह युद्धपोत है, वारशिप है, और इसको शामिल किया गया है इंडियन नेवी में। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि यह कौन सी है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं उसमें हम आपको बता दें, INS कवरती जो है इसका सही जवाब है। दूसरे का ए, इसमें INS कवरती में ऐसे सेंसर लगे हैं जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका पीछा करने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, INS कवरती इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह संबंधित है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, जिसमें कह रहा है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यह एक अभियान है और इस अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य
कौन है, कौन केंद्र शासित प्रदेश इसको शुरुआत किया है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों के यहाँ नाम दिए हुए हैं, इसमें से जो सही जवाब है वह दिल्ली है। न्यू दिल्ली जो यहाँ पर ए इसका सही जवाब है। बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2020 को करी गई है और इसके माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली में जो मौजूद हानिकारक जो पार्टिकल्स हैं, मिलियम पीएम जिसको बोलते हैं, 10 के जो पार्टिकल्स के कण हैं उनको 1.5 लाख टन तक कम किया जा सके। और इसकी शुरुआत जो है, जो सबसे ज़्यादा जो व्यस्तम चौराहे हैं उन पर करने की बात करी गई है। तो यह हो गया तीसरे का ए, दिल्ली सही जवाब। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और उससे बढ़ने से पूर्व एक बार हम आपको बताएंगे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि अब विज्ञापन की तिथि लगातार ऐसे ऊहापोह से बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पर आ गई है कि आज और कल की बात हो चुकी है। यथाशीघ्र विज्ञापन प्रकाशित होने की बात कही जा रही है। आज 29 अक्टूबर है। आज यह विज्ञापन यह इसलिए रोका गया था कि शायद प्रिंसिपल की जो परीक्षा होने वाली थी उसके बाद पब्लिश्ड हो, तो कल परसों नरसों में कभी भी विज्ञापन आ सकता है, ऐसी आशा की जा सकती है। तो अब यह विज्ञापन आते आते जब से इसकी शुरुआत हुई थी, जब से इसकी झलक मिली थी, जब से इसकी आहट हुई थी, करीब 2 से ढाई महीने हो चुके हैं। तो अब आप जो लोग स्थिरचित थे, जो विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे थे, वे लोग बहुत सारा चीज़ खो चुके होंगे, लेकिन अभी भी इतना समय नहीं बीता है कि वह नए सिरे से अपने को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो अब आप समय आ गया है कि जो लोग इसके लिए डिजर्व करते हैं, जिनके पास भी नेट पीएचडी की डिग्री है, तो वे जान लें कि यह एक ऐसा विज्ञापन है जो उनके भविष्य को संवार सकता है। दोस्तों, आप हौसला रखते हो सफलता पाने का, तो आपको करके दिखाना ही होगा, क्योंकि लोगों को सुनने से ज़्यादा देखना पसंद है। हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हम आपसे आशा करते हैं कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप 1.5 सेकंड का समय नहीं निकाल पाते लाइक करने के लिए। इतनी निराशावादी प्रवृत्ति आपको कभी भी आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकती। कृपया मेहनत को देखते हुए आप लाइक के बटन को अवश्य दबाएं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज कानून को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हो गई है। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर यह सही जवाब होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। चूँकि जम्मू कश्मीर इसमें इससे पूर्व धारा 370 एक विशेषाधिकार था, इसलिए वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। अब यह व्यवस्था चूँकि 370 ख़त्म हो चुका है, तो अब यह व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है 5वां प्रश्न कह रहा है, ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त जो वैक्सीन है केवोरिप, जो कि कोविड-19 के जांच से संबंधित है, कोविरैप जो कि कोविड-19 के जांच से संबंधित है, की खोज किस IIT संस्थान ने की है। दोस्तों, IIT संस्थान से संबंधित और उसके खोज से संबंधित प्रश्न आयोग में आने की परंपरा रही है, इसलिए इस प्रश्न का चयन भी मैंने उसी हिसाब से किया है। और हमारा प्रयास होता है कि हम उसी तरह के प्रश्नों का चयन करें जो निश्चित रूप से आपके लिए फलदायी हों। तो आपको यह बताना है कि किस IIT संस्था ने इस तरह की खोज की है, कोविरैप जो एक जांच की सिस्टम है कोविड-19 के लिए, तो इसका प्रयास किया है IIT खड़गपुर ने, यानी 5वें का बी सही जवाब हुआ। और यह जो है, यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, जिसमें कह रहा है, सिंचाई सुविधा हेतु बिजली की आपूर्ति
के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत करी है? तो इस तरह की शुरुआत हुई है। जो 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं तो इसमें गुजरात, छठे का बी गुजरात इसका सही जवाब है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। तो गुजरात इसका सही जवाब हुआ, जहां पर अगर बिजली की आपूर्ति की जाएगी तो किसानों को सिंचाई सुविधा में आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, और यह भी हाल ही में प्रकाशित हुआ है कि किस राज्य में जुरैसिक काल के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इस तरह के जो है जुरैसिक काल के जो जीवाश्म, जो फॉसिल्स मिले हैं, वहाँ जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हो उसमें झारखंड, 7वें का बी झारखंड सही जवाब है। झारखंड के साहिबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ियों पर जो फॉसिल्स मिले हैं उन पर जुरैसिक काल की जो छाप दिखाई दे जा रही है। माना जा रहा है ये जीवाश्म उन पेड़ों के हैं जो कभी शाकाहारी डायनासोर का भोजन रहे होंगे। तो यह झारखंड इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न के तहत, और अगला प्रश्न जो है वह रिलेटेड है आपके, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम जो प्रश्नों का चयन करते हैं तो उसमें हर एक इकाइयों को सम्मिलित करेंगे। तो यह अगला प्रश्न है जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से है, जिसमें बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होता है? बौद्धिक कौशल किस ज्ञान के क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। उसमें जो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, उसको इसका सही जवाब होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत ध्यान, स्मरण, निर्णय लेना, भाषा निपुणता, समस्याएं हल करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा, और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मिरम्बका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जा सकता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जो सही ऑप्शन है वह आपको बताना है। मिरम्बका, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिरम्बका का मतलब होता है फ्री प्रोग्रेस स्कूल, और इसकी अवधारणा जो है एक वैकल्पिक शिक्षा से प्रेरित स्कूल है, और इसकी अवधारणा व्यक्त की थी 9वें का डी श्री अरबिंदो के द्वारा यह अवधारणा व्यक्त की गई थी। इसमें स्कूल औपचारिक रूप से किसी भी बोर्ड से संबंध नहीं होते, लेकिन छात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग परीक्षा द्वारा आयोजित परीक्षा छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो यह हो गया आपका श्री अरबिंदो राइट आंसर इसका। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न के तरफ, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं? कौन से शब्द? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और 10वें का बी सही जवाब होगा, क्योंकि तत्काल समस्याओं के लिए हल निकाले जाने वाले शोध को हम क्रियात्मक अनुसंधान का अंग मानते हैं। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। तो इसका जो सही जवाब हुआ वह होगा 10वें का बी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 11 का 11, और 11 संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है आपका कंप्यूटर से, ICT से। अब आ गई हमारी इकाई नंबर 3, और इसका जो प्रश्न है, किसी लघु या सूक्ष्म यंत्र को बुद्धिमान यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें निम्न होता है। तो उसमें इसको बुद्धिमान यंत्र कहने के लिए इसमें होगा कि इसमें सेंसर इसका सही जवाब होगा 11 का डी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में अगर कोई सेंसर अगर इसमें यूज होता है तो इससे हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो सेंसर जो है इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 12वें प्रश्न की तरफ, और 12वां प्रश्न है कि उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता, तो यहाँ 4 ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर जो है वो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को बनाने में प्लॉटर की मदद ली जाती है। द प्लॉटर इज ए कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। तो यह हो गया प्लॉटर सही जवाब इसका 12 का बी। अब हम बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ, और 13वां प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो 3 आप देख रहे हैं, डेटा इंक्रिप्शन, वाटर मार्किंग और डेटा हाइडिंग, यह तीनों तो सूचना सुरक्षा से संबंधित हैं, जबकि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है, जिसे हम सूचना पुनर्प्राप्ति कहते हैं, यह जो है उससे रिलेटेड नहीं है। इसके अंतर्गत जो है हम अनस्ट्रक्चर्ड नेचर, तो जो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है उससे को हम कलेक्ट करते हैं या उससे संबंधित है। तो हम बढ़ेंगे अब 14वें प्रश्न की तरफ, और 14वां प्रश्न जो है दोस्तों वह पुनः रिलेटेड है, एक बार पुनः संबंधित है कंप्यूटर से, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट पर पोस्टिंगों को ध्यान रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि चर्चा समूह में वेबसाइट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, यानी कुछ ऐसी बातें ना आए जो उस दिशा निर्देशों के अगेंस्ट हों। और इसके लिए जो सही जवाब होगा वह होगा साइशॉप। साइशॉप जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है, जिसके अंतर्गत यह निर्देशित रहता है कि वही चीज़ें उसमें सम्मिलित हों जो उस दिशा निर्देश के अनुकूल हों। तो 14 का बी, साइशॉप इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, और 15 जो होगा वह आपका होगा इकाई 4 से, जो मानव और पर्यावरण का जो आपका सेक्शन है उससे संबंधित होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्रयास होता है कि हम उन सारे सेक्शंस को सम्मिलित करें जिससे प्रश्न आते रहते हैं, और यह मैंडेटरी है आयोग की कि वो उनका मानना है कि 4 प्रश्न कम से कम एक इकाई से निश्चित तौर पर सम्मिलित किए जाएंगे। तो हम बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ, और 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसमें जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हो वह है, इसमें नायलॉन है क्योंकि वह बायोडिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि नायलॉन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर दैट इज नोन फॉर इट्स रेसिस्टेंस टू बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड इट इज दस नॉन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वह नायलॉन होगा, 15 का बी। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है भूस्खलन के लिए के संदर्भ में प्रयोग किया गया शब्द जो कि मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के तहत भू सामग्री के नीचे की ओर संचलन से संबंधित है, कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब है वह आपको बताना है। तो जो सही जवाब है वह है मास वेस्टिंग। अब मास वेस्टिंग को आप समझ सकते हैं, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, यानी ऊपर से जो नीचे खिसकती है पहाड़ जो खिसकता है, मास वेस्टिंग, ऑल्सो नॉन एज स्लोप मूवमेंट और मास मूवमेंट, और इसको जो हम बोलेंगे मास वेस्टिंग। 16 का ए सही जवाब होगा भूस्खलन के संदर्भ में। अब हम पढ़ेंगे 17वें प्रश्न की तरफ, और 17वां प्रश्न जो है वह रिलेटेड है किससे, यह आपको देखने की ज़रूरत है। 17वें प्रश्न पर पढ़ने से पूर्व एक बार हम आपको पुनः बताना चाहेंगे कि दोस्तों अब आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। निकट भविष्य में यथाशीघ्र आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, और हम अगर चाहेंगे कि आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की अगर ज़रूरत हो जहां पर आपको सारी चीज़ें मिल सकें, जहां पर आपकी पाठ्यक्रम से संबंधित आपको निरंतर एक अच्छी सुविधापूर्ण गाइडलाइन उपलब्ध हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं जहां पर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और बहुत ही न्यूनतम राशि में आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जो हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और आप निरंतर उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जाति की आवश्यकताओं और पर्यावरण की सुरक्षा का संतुलन बनाए रखने को क्या कहते हैं?
मैंने बताया आपसे पर्यावरण का वह टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि 17 का बी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह एक विकास की वह अवधारणा है जिसमें विकास की नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मानव की न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो वरन अनंत काल मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके, जिसमें आप यूज करेंगे लेकिन मिसयूज नहीं करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह है कि जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक टुमारो बायोडाइवर्सिटी इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें चारों ये जो हैं यह पर्यावरणविद हैं, सुनीता नारायण, मेधे पाटेकर, वंदना शिवा, बंगारी मिथाई, और इन चारों में से किसने इस पुस्तक को लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखा है एक भौतिकविद फिलोसोफर वंदना शिवा। 18 का सी सही जवाब हुआ। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न दोस्तों आ जाएगा अब किससे रिलेटेड है, तो यह रिलेटेड है आपकी फेवरेट इकाई नंबर 5 जो संबंधित है इतिहास, प्राचीन इतिहास। इतिहास में पूरा इतिहास नहीं, ध्यान रखिएगा, प्राचीन इतिहास की विशेषताओं से, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और राष्ट्रीय आंदोलन में भी 1857 से 1950 तक, साथ ही साथ भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यानी कि थोड़ा सा सौरमंडल और ब्रह्मांड। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था आपसे कि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन की आवश्यकता है, आपको एक विशेष तौर पर एक विशेष जो लिमिटेड आपका सिलेबस मेंशन्ड है उसी को पढ़ना है, उसी में से प्रश्न निकालना है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। दोस्तों इसका इतिहासकारों के अनुसार जो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद को जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि नंद डायनेस्टी का यह राजा 325 बीसीई में था, और उसी के दौरान कहा जाता है कि 326 बीसीई में 326-27 बीसीई में सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आक्रमण किया था इंडिया पर। तो इसके समकालीन राजा के रूप में हम घनानंद को मान सकते हैं, यानी कि 19 का बी जो है वह सही जवाब होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह रिलेटेड है, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की घोषणा की। तो हम आपको बता दें कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2008, यानी कि 20 का ए सही जवाब है। यह 2018 में 8 में लॉन्च की गई थी, यह 20 का ए सही जवाब होगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह आपका संबंधित है। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी। किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी, और यह अवधारणा दी, शिक्षा के 4 स्तंभ कौन हैं यह हम आपको बता देते हैं। 4 स्तंभ हैं फंडामेंटल पिलर्स जो हैं लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। और ये 4 दी किसने, 21 का डी यूनेस्को ने, याद रखिएगा यूनेस्को ने यह अवधारणा दी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है एक बार पुनः आपका भारतीय सांस्कृतिक विशेषता से है, और इसमें कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। दोस्तों इससे पूर्व भी मैंने बताया था कि आयोग की परंपरा रही है, और इससे पहले भी जयदेव की पुस्तक आ चुकी थी आयोग में, हमने इस मेगास्थनीज की पुस्तक को सम्मिलित किया है। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, और यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से है गीत गोविंद, इससे पहले आया था, आपको याद होगा कई बार आ चुका है आयोग में, तो हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है मेगास्थनीज की पुस्तक। और मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम है 22 का डी इंडिका। और यह पुस्तक जो है मौर्यन अम्पायर के समय की के समय में यह लिखी गई यह पुस्तक है, जिसमें सारी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में मेगास्थनी जो राइटर थे इन्होंने इसका वर्णन किया है। इंडिका इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है आपका नेशनल मूवमेंट से है। नेशनल मूवमेंट में हमने देखा है आयोग की परंपरा में कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं जो 1857 से पूर्व की भी हैं, जैसे जो सिद्धो कान्हू का विद्रोह हो, जो कोल
कोल विद्रोह हो, जो मुंडा विद्रोह हो, या फिर जो भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन है उसको भी सम्मिलित किया गया है। तो हमने यहाँ से विद्रोह से एक क्वेश्चन को लिया है और यहाँ हमने शामिल किया है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। छोटा नागपुर जो कि अभी रांची पठार जो आपका संबंधित है झारखंड से के पार्टिकुलर संबंधित छोटा नागपुर पठार आप बहुत फेमस है आपके मिनरल रिसोर्सेज के लिए, खासतौर पर कोयला बॉक्साइट के लिए या माइका के लिए फेमस है या कॉपर के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है जनजाति विद्रोह की, ट्राइबल म्यूटिनी की। तो यहाँ पर कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि 1820 इसका सही जवाब हुआ। 1820 में छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार के विरोध में यह विद्रोह किया था। यह विद्रोह 1820 से प्रारंभ होकर 1836 तक चलता रहा, जो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हुआ वह हुआ 23 का बी 1820। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? जिन्हें जोड़ती है वे कौन हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें जो चौथा ऑप्शन है वह हम आपको बता दें, आप ऑप्शन को देख लीजिएगा। इसमें जो चौथा ऑप्शन है वह आपको हम इसका सही जवाब हुआ कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सेतु समुद्रम परियोजना भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ताव है, जिससे दोनों के बीच में 167 किलोमीटर की जो समुद्री मार्ग में पोतों का परिचालन बन सकता है। तो यह संबंधित है आपका जो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी से, पाक स्टेट से, जो श्रीलंका के पास है, श्रीलंका से जुड़ता है। तो 24 का डी आपका सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी था आपसे कि ब्रह्मांड से भी एक प्रश्न आता है, सौर मंडल से भी एक प्रश्न आता है, और हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है सौर मंडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन को। हीरक वलय, डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। उसे कब देखा जा सकता है डायमंड रिंग को? तो यह देखा जा सकता है। अब आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब क्या होगा। तो यह केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर इसको देखा जा सकता है, यानी कि 25 का सी सही जवाब होगा। इसको हम डिटेल में अभी आपको बताते हैं कि हीरक वलय यानी कि जो डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स के समय, टोटल सोलर एक्लिप्स के समय में जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई पड़ता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किस पर? परिधीय क्षेत्रों पर। सी सही जवाब मैंने बताया था आपसे, परिधीय क्षेत्रों पर दृष्टिगत होता है और किसी भी परिस्थिति में सूर्य ग्रहण के 8 मिनट से अधिक, और आप जानते हैं किसी भी परिस्थिति में सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा की साइज बहुत ही छोटी है। तो आप देख लीजिए 25 का सी सही जवाब हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह भारत के भौतिक स्वरूप से है, जिसमें कह रहा है कि इनमें से किस दर्रे से होकर नासिक और मुंबई के बीच में संपर्क मार्ग स्थापित किया गया है। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है। भारत का सामान्य भूगोल सिर्फ एक छोटा सा नाम है, उसके अंदर बहुत व्यापक आपका पाठ्यक्रम है। उसमें बहुत सारे दर्रे हैं। दर्रों में आप जोजिला है, बॉमडिला है, सिपकिला है, नीति है, माना है, बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं साउथ इंडिया के कुछ दर्रों की। ये चारों जो दर्रे हैं वे साउथ इंडिया के दर्रे हैं। थालघाट, पालघाट, भोरखार और शेनकोटा। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं उस दर्रे की कि जो नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है वह कौन सा दर्रा है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा, जो 580 मीटर की ऊंचाई पर है, और यह जो दर्रा है वह है थालघाट। नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग थालघाट। 26 का ए सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। और 27वां जो प्रश्न है वह आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और इसमें कह रहा है कि लॉरेंज वक्र का जो शब्द है वह किसके मापने के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हम आपको बता दें कि लॉरेंज वक्र जो है वह आपके रिलेटिव
जो पॉवर्टी है, जो सापेक्ष गरीबी है, उसको मापने के लिए प्रयोग की जाती है। और हम एक बात आपको और बता दें कि सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए जो दो मेथडोलॉजी है, जो दो विधियां हैं, उसमें लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दो विधियां हैं। इसके डिटेल्स जो है हम अपने बच्चों को बता चुके हैं और उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन खैर यहाँ पर हम आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं। 27 का डी सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न जो है वह योजना से संबंधित है, और जैसा कि आप जानते हैं योजना आयोग का एक चिरपरिचित पाठ्यक्रम प्रश्न चयन का अंग है, और मेरा प्रारंभ से ही प्रयास है कि हम उसी तरह के प्रश्नों का चयन करें जो आपके लिए रिलेवेंट हो और उसी पाठ्यक्रम के अनुकूल हों। तो भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें जो सही जवाब है वह है 28 का सी, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को अपनाया है, जिससे कि रोड और हाईवे प्रोजेक्ट जो हैं उनको सही किया जा सके, हाईवे प्रोजेक्ट को जो है क्रियान्वित किया जा सके, और इसका जो सही जवाब हुआ 28 का सी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा को किस आर्थिक क्रिया का अंग माना गया है? किस क्रिया में इसको सम्मिलित किया जाता है? तो प्राइमरी एक्टिविटी है कि सेकेंडरी एक्टिविटी है कि टर्शियरी एक्टिविटी है कि इसमें से कोई नहीं है? तो हम आपको बता दें जो शिक्षा है वह जो है आती है टर्शियरी एक्टिविटी में, तृतीय क्षेत्र में आती है। इसके अंदर बीमा है, बैंकिंग है, चिकित्सा है, पर्यटन है, ये सारे जो हैं वह आते हैं तृतीय क्षेत्र में, यानी कि 29 का सी सही जवाब हुआ। और दोस्तों बढ़ते बढ़ते एक बार पुनः हम आ चुके हैं 30वें प्रश्न की तरफ, जो यह श्रृंखला का इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कि अगर आपको एक उचित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो यह विज्ञापन है यह पंचवर्षीय योजना का अंग हो चुका है। 2016 के बाद 2020-21 में यह विज्ञापन आ रहा है। तो अगर आप एक एक प्रश्न को मिस नहीं करना चाहते तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है कि भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह जो उल्लेख है वह जो आर्टिकल नंबर 267 में यानी 267 में यह निधि जो है वर्णित की गई है, जिसके अंतर्गत यह कार्यपालिका के अंतर्गत इसको रखा गया है आकस्मिक निधि को। तो यह हो गया इसका 30 का बी सही जवाब। दोस्तों इसी के साथ यह श्रृंखला समाप्त हुई। मिलेंगे हम आपसे यथाशीघ्र नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।